आज की क्लास में हम लोग मूल अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने नागरिकता के विषय में जाना और अब हम लोग जो है मूल अधिकार के बारे में जानते हैं। और एक और जानकारी देना चाहेंगे कि टीजीटी में जिन व्यक्तियों का सोशल साइंस जिनका पेपर पढ़ा है, तो उसमें जिनका पॉलिटी है एंड हिस्ट्री है, यह लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं चैनल से, क्योंकि इस पर जो है जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक इन विषयों के बारे में अच्छी खासी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। टीजीटी के लिए खासकर बहुत महत्वपूर्ण है यह। और बाकी एसआई वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो भी जुड़े रहें, तो उनके लिए भी पॉलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है और जीएस के लिए हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, ऐसे मान के चलिए। तो हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम 7 या 8 को आई थिंक है, 7-8 अगस्त को टीजीटी का, 7-8 अगस्त, और पीजीटी का 17-18 अगस्त। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकार। मूल अधिकार। अब मूल अधिकार के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मूल अधिकार भाग 3 का विषय है। भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, अब मूल अधिकार स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 12 से 35। भाग 3 में है आर्टिकल 12 से 35 तक। तो सबसे पहले हम लोग अधिकारों को समझ लेते हैं कि मनुष्य के किस प्रकार के अधिकार होते हैं और क्या क्या अधिकार होते हैं। तो इनको हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला हम बताना चाहेंगे मानव अधिकार होते हैं। मानव अधिकार यानी मानवाधिकार। मानवाधिकार भी कह सकते हैं, मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स। अब इसमें देखिए, इसके अंतर्गत प्राकृतिक प्रदत्त अधिकार हैं। प्राकृतिक यानी जो हमें नेचुरल रूप से प्राप्त हुए अधिकार हैं, वह अधिकार इसमें सम्मिलित हुए होते हैं। जैसे विश्व के सभी मनुष्यों को ऐसी न्यूनतम परिस्थिति उपलब्ध कराना जिससे उनका विकास हो सके। इसमें देश, धर्म, जाति और भी जैसे इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। देखिए, इसका उल्लेख, ये ध्यान रखना, इसका उल्लेख जैसे जो ह्यूमन राइट्स है, इसका उल्लेख 10 दिसंबर 1948 को यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के घोषणा पत्र में किया गया था। तो इसीलिए मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ये ध्यान रखना। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। तो यहाँ से जो है मानवाधिकार के यानी मानवाधिकार की उत्पत्ति है। अब जैसे मूल अधिकार क्या होते हैं, वो हो गए मानवाधिकार। अब ये हो गए मूल अधिकार क्या होते हैं। जिनको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार क्या होते हैं? ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होते हैं, जिनका उल्लेख संविधान में किया जाता है, जिसकी गारंटी दी जाती है, ऐसे अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये ध्यान रखना। एक स्ट्रक्चर के माध्यम बताना चाहेंगे कि जैसे ये मूल अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स है, फिर उसके बाद
उसके ऊपर एक, ये देखिए इसके अंतर्गत मानवाधिकार, मानवाधिकार, ये वाला पोर्शन मानवाधिकार का। फिर उसके बाद एक और पोर्शन है इस पर आएगा, जो बनेगा जाकर यह होगा अधिकार का। इनको कहते हैं राइट्स, ठीक है, इनको राइट्स कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहते हैं, अब ये इस तरीके से हम लोगों ने जो चर्चा की वो तीनों जो है हमने सर्किल आपको बताया। अब उसमें देखिए मूल अधिकार हो गया, मानवाधिकार हो गया, अब अधिकार यानी राइट्स। राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब राइट्स के बारे में चर्चा करते हैं। अधिकार में क्या होता है, सामाजिक जीवन की ऐसी परिस्थितियां जिसका लाभ उठाकर सभी प्राणी, पेड़ पौधे अपना व्यक्तित्व का विकास करते हैं, ऐसी परिस्थितियों को अधिकार कहते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा हल्के से समझा रहे हैं, फिर आगे बाद में समझाएंगे पूरा हिसाब से, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें समझ में आई कि अधिकार क्या होता है, मानवाधिकार क्या होता है, मूल अधिकार क्या होता है, तो ये आपको पता चला। तो अब हम लोग सीधे आते हैं मूल अधिकार पर। अब मूल अधिकार में जो है, जैसे देखिए किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है मूल अधिकार का। मूल अधिकार का वर्गीकरण देखते हैं हम लोग। मूल अधिकार, इसका वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो मूल अधिकार देख लेते हैं। मूल अधिकार या कितने से कितने आर्टिकल में है, 14 से 32, मतलब ये इसी का मूल अधिकार का ही पार्ट है। अब ये ना कहिएगा 12-13 को क्यों छोड़ दिया, ठीक है। तो वो भी इसी में है, मतलब, लेकिन वो अभी दूसरे तरीके से आएंगे, वो भी हम बताएंगे आपको। ये मूल अधिकार के ही पार्ट है। अब मूल अधिकार के अपवाद देखिए, एक पार्ट ये हो गया मूल अधिकार में। अब मूल अधिकार के अब दूसरा पार्ट है मूल अधिकार के अपवाद, ठीक है, अपवाद हो जाएंगे। इसमें अपवाद में क्या क्या होगा देखिए, अब मूल अधिकार के अपवाद कैसे हैं ये भी चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे आर्टिकल 31 का ABC, ये क्या है, ये अपवाद हैं। और अपवाद क्या है, 33, 34, ये सभी पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। 33, 34। और जैसे अन्य अपवाद कौन कौन से हैं, देखते हैं अन्य अपवाद। ये भाग 18 के हैं अपवाद। भाग 18 में कौन कौन से हैं, 358 और 359, ये 2 अपवाद हो गए, ठीक है। अब ये आपको अपवाद के बारे में आपने समझा। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसका, मूल अधिकार का, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन। मूल अधिकारों का क्रियान्वयन। अब ये देखिए क्रियान्वयन कैसे होगा, आर्टिकल 35, संसद कानून लागू करेगी, ठीक है। राज्य विधानमंडल को अधिकार नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। संसद को कानून लागू करने का अधिकार है, लेकिन राज्य विधानमंडल को अधिकार नहीं है, आर्टिकल 35 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यानी संसद को कानून लागू करेगी, संसद कानून को लागू करेगी, ये ध्यान रखना। अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं पहले से, मतलब आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12, तो इसमें क्या है, राज्य, यानी राज्य की डिफिनीशन दी गई, यानी स्टेट, ठीक है। इसकी क्या डिफिनीशन दी गई है, देखिए
अब हम बताते हैं इसमें जैसे कुछ संगठन हैं, जैसे सीबीएसई है या अदर संगठन है, तो इनको जो है राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है और इसके तहत कुछ बातों को रखा गया है। जैसे भारत सरकार तथा संसद प्रत्येक राज्य की सरकार तथा विधानमंडल। जैसे देखिए, राज्य क्या है, भारत सरकार, पार्लियामेंट नहीं है, ध्यान रखना, पार्लियामेंट बता रहा है, वो क्या नाम, न्यायपालिका नहीं है आपका जो है राज्य। ठीक है, तो ये सब बताएंगे हम, क्या राज्य है क्या नहीं है, और क्या है सिस्टम ये भी बताएंगे अभी आपको। जैसे भारत सरकार तथा संसद, यह क्या है, राज्य है। फिर उसके बाद प्रत्येक राज्य की सरकार, राज्य सरकार तथा विधानमंडल, विधानमंडल। ठीक है, और भारत राज्य क्षेत्र के भीतर तथा सरकार के नियंत्रण के अधीन अन्य स्थानीय प्राधिकारी जितने भी हैं, मतलब वो सब इसके राज्य के तहत आ जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें और किसको किसको रखा गया है, संसद समय समय पर कानून बनाकर अन्य संस्थाओं को भी इसमें शामिल कर सकती है। जैसे उसको ये घोषित कर सकती है कि तुम राज्य हो। ठीक है, तो जैसे किसको किसको घोषित किया गया है, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय, एलआईसी को घोषित किया है, अस्पताल को घोषित किया है। तो इस प्रकार से आदि मतलब और भी संस्थाएं हैं जिनको जो है इसे घोषित किया गया है राज्य। ठीक है, राज्य का दर्जा। अब राज्य घोषित करने का कारण क्या है, अब देखिए कारण को हम चर्चा करते हैं। अब एक मामला है जो सीबीएसई, देखिए सीबीएसई क्या है, सेंट्रल बोर्ड, वही मतलब जो है आपका जो सीबीएसई बोर्ड से लोग क्वालिफाई करते हैं, मतलब एक एजुकेशन संस्था है। ठीक है, और इसको इसमें क्या है, आर्टिकल 12 के तहत न्यायालय ने राज्य माना है इसको। देखिए, अगर सरकारी आदमी, यानी सरकारी आदमी को क्या माना जाएगा, राज्य सरकार माना जाएगा। ध्यान रखना, अगर कोई सरकारी आदमी है उसको राज्य सरकार माना जाएगा। जैसे राज्य सरकार का तो राज्य सरकार माना जाएगा, केंद्र सरकार का है तो केंद्र माना जाएगा, केंद्र सरकार माना जाएगा। ठीक है, तो आदमी या अधिकारी, ठीक है, किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का अगर हनन करता है, फिर से एक बार बताते हैं कि किसी भी सरकारी या सरकारी अधिकारी के, या मतलब जैसे सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी सरकारी आदमी है और वह जो है किसी के मूल अधिकार का हनन करता है, तो वह याचिका उस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आपका जो है अपमान किया है, तो वह याचिका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के विरुद्ध नहीं जो है वो दर्ज की जाएगी। यानी रेट पिटीशन जो फाइल होगी वो तुम्हारी उस व्यक्ति के नाम नहीं होगी, वो किस राज्य का जो है, मतलब किस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुख्य मतलब जो है अधिकारी है या राज्य गवर्नमेंट का है, तो उसके विरुद्ध होगी। ठीक है, तो फिर से एक बार बताते हैं, तो वह याचिका उस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि राज्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा। अगर कोई कंपनी या संस्था राज्य घोषित है, जैसे ध्यान रखना, अगर कोई कंपनी या संस्था राज्य घोषित है आर्टिकल 12 के तहत, तो वह मुकदमा एक्सेप्टेबल होगा, ये ध्यान रखना। यदि व्यक्ति कंपनी को आर्टिकल 12 के तहत घोषित किया जाए तभी मुकदमा चलेगा, ये ध्यान रखना। यदि व्यक्ति कंपनी के, फिर से ध्यान, तो यहाँ तक समझा। फिर उसके बाद जैसे एनसीईआरटी पर भी एक डिबेट है कि एनसीईआरटी को राज्य नहीं माना न्यायालय ने, जबकि सरकारी है, अगर देखा जाए तो उसको नहीं राज्य घोषित किया है, तो उसमें मुकदमा नहीं चल सकता, सीधी सी बात है। तो ये हुआ आपका आर्टिकल 12। तो फिर से एक बार बता देते हैं कि इसमें राज्य का मतलब जो राज्य शब्द है उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है कि राज्य क्या है। ठीक है, और राज्य को समय समय पर घोषित, मतलब जैसे किसी भी निकाय को राज्य घोषित करने का जो अधिकार है वो उसके पास है, क्या नाम,
न्यायपालिका के पास है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब हम लोग आर्टिकल 13 पर चलते हैं। आर्टिकल 13, ठीक है। अब आर्टिकल 13 के बारे में डिस्कस। यह आर्टिकल भी बहुत बड़ा आर्टिकल है अगर देखा जाए। वैसे अगर देखा जाए तो 11 और 12 आर्टिकल 12 और 13 आर्टिकल यह छोटे आर्टिकल नहीं हैं। इनका बहुत व्यापक रूप से जो है विस्तार किया गया है। जैसे आर्टिकल 13 को ही हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, देखते हैं। जैसे इसमें दिया गया है विधियों के बारे में बताया गया है, यानी आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है, विधियों के बारे में। राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को यानी मूल अधिकार को कम करता हो या नष्ट करता हो। यदि ऐसा किया जाता है, ध्यान रखना, अगर ऐसा किया जाता है राज्य के द्वारा तो राज्य द्वारा बनाई गई विधि के असंगत माना जाएगा। ठीक है, असंगत का मतलब वो नहीं माना जाएगा, उसके विपरीत माना जाएगा, असंगत माना जाएगा, तर्क संगत नहीं माना जाएगा। जैसे इसी में एक शब्द आपने सुना होगा, न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी जुडिशियल रिव्यू सिस्टम जो होता है वो। जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया, ये पहले तो बता दें आपको। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें बताते हैं कि क्या भारत के संदर्भ में न्यायिक पुनर्विलोकन है, तो बिल्कुल है। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रत्यक्ष उल्लेख बिल्कुल नहीं मिलता है, ध्यान रखना, स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्टिकल 13 में प्रावधान है। ठीक है, बल्कि अनुच्छेद 13 जैसे प्रावधानों में मतलब स्पष्ट दिखाई देता है, अप्रत्यक्ष रूप से वो भी, कि जुडिशियल रिव्यू होता है। वास्तव में होता भी है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अनुच्छेद 13 के तहत कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है, जैसे पृथक्कीकरण, यानी पृथक्कीकरण का सिद्धांत है। फिर उसके बाद जो है आच्छादन का सिद्धांत है। फिर उसके बाद अधित्याग का सिद्धांत है। न्याय का प्राकृतिक नियम है, विधि का शासन है। तो ये सब जो है इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं पहले, क्योंकि यह सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए उस आधार पर नहीं आता है आर्टिकल बेस्ड, यह एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अब बनाते हैं जो एग्जामिनेशन, मतलब जो है जो भी एग्ज़ाम होते हैं आज के एरा में, तो हम लोग देखते हैं पहले। अब देखिए, एक शब्द जो हमने बताया जुडिशियल रिव्यू, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, बाकी तो फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जुडिशियल रिव्यू एक अमेरिकी अवधारणा है, जो हमने बताया आपको। ब्रिटेन जैसे देशों में जुडिशियल रिव्यू का प्रचलन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यूएसए में इस अवधारणा का विकास अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्बरी बनाम मेडिसन के मामले में किया गया। मार्बरी बनाम मेडिसन के मामले में किया गया। इस अवधारणा का विकास न्यायिक सर्वोच्चता के आधार पर किया गया। अतः यूएसए में यह अत्यंत व्यापक तथा प्रभावशाली रूप में लागू है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, भारत में जुडिशियल रिव्यू की भावना है, जो कि हमने आपको बताया आर्टिकल 13 में है। 13 के 2 पार्ट, मतलब जो है जो उसका क्लॉज है, तो उसमें इसको जोड़ा गया है। लेकिन जैसा अमेरिका में है वैसा नहीं है, बल्कि अमेरिका से विपरीत इसे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, यद्यपि संविधान में हमने बताया कि इसको उस आधार पर जैसे कठोरता से इसको लागू नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है, जुडिशियल रिव्यू को जो है जिस प्रकार से वहाँ पर जो है अमेरिका में लागू किया गया है। अब हम लोग जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का सिद्धांत देखते हैं, यानी ग्रहण आच्छादन का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना है आप लोगों को। ग्रहण आच्छादन का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, यदि संविधान के लागू होने से पूर्व बनाई गई विधियों का
कोई भाग मूल अधिकार के विपरीत हो जाता है, मतलब अब यहाँ पर क्या है इतना पहले समझ लीजिए कि जैसे जो हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, यदि इसके पहले से भाई बहुत से रूल चले आ रहे हैं जिनको हटाया नहीं गया है, जो परंपरा है वो चल रही है, वैसे ही चल रही हैं अभी भी, तो अब क्या है उसमें ये बता रहा है कि यदि पहले का कानून अगर मूल अधिकार को क्षति पहुंचाता है तो वो जितना क्षति पहुंचाता है पहले का कानून उतना वो शून्य हो जाएगा। ये ध्यान रख, शून्य का मतलब उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा वो कानून। अब देखते हैं एक बार तो हम लोगों ने समझा कि यदि संविधान के लागू होने से पूर्व बनाई गई विधियों का कोई भाग मूल अधिकार के विपरीत हो जाता है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित नहीं कर सकता, ठीक है, बल्कि वह भाग कानून में बना रहेगा किंतु लागू नहीं रह जाएगा, ठीक है। हमने क्या बताया कि वो शून्य घोषित हो जाएगा, वो लागू मतलब नहीं रहेगा, बाकी रहेगा उसमें जो है, क्योंकि उस भाग को मूलाधिकार द्वारा आच्छादित यानी ढक दिया जाता है। इसी को जो है आच्छादित मतलब जो है सिद्धांत है, यही ग्रहण आच्छादन का सिद्धांत है, ठीक है। तो मतलब ये पता चला कि ये क्या कर देता है कि वो कानून जो पुराना होता है वो बना रहता है, लेकिन उस पर माना कौन सा जाता है, जो नवीन कानून होता है, यानी नवीन कानून उस पर ढक लेता है उसको, यानी वो जो है उसको हटाया नहीं जाता है पुराना वाला कानून, लेकिन मान्य नहीं होता है, मान्य नवीन कानून होता है। तो ये होता है ग्रहण आच्छादन का सिद्धांत। अब देखिए पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है। पृथक्करण का सिद्धांत, अब ये देखिए क्या होता है, यदि किसी विधि का कोई भाग मूल अधिकार के विपरीत हो जाता है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता था, वो उसको आच्छादित कर लेता था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यदि किसी विधि का कोई भाग मूल अधिकार के विपरीत हो जाता है तो केवल वह भाग शून्य घोषित किया जाएगा, यदि उसे शून्य करने पर विधि के उद्देश्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु यदि उस भाग को शून्य करने से उस विधि का उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है तो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो पूरी विधि को शून्य घोषित करना पड़ेगा। इसे ही पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए एक बार समझ लेते हैं इसको फिर से एक बार, कि जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक विधि बनाई गई, कोई भी कानून मतलब बनाया गया संसद के द्वारा, ठीक है, या कोई भी कानून, अब उससे क्या होता है कि उससे मूल अधिकार के विपरीत हो जाता है, उसका कोई एक भाग, जैसे 10 भाग उसके हैं लागू किए गए, लेकिन उसके 2 भाग मान लीजिए उसके जो है मूल अधिकार के विपरीत हो जाते हैं, तो 8 प्रावधान उसके लागू रहेंगे, लेकिन 2 प्रावधान उसके शून्य घोषित कर दिए जाएंगे, यानी उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उसको हटाया नहीं जाएगा, उसको भी जो है जैसे वो मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी उन दोनों की, लेकिन वो 8 जो कानून हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था 10 का, ठीक है, जैसे 10 कानून बनाए गए, 10 में 2 मूल अधिकार के विपरीत हो गए, तो वो 2 जो है क्या है शून्य घोषित कर दिए, 8 लागू रहेंगे, लेकिन लागू कब रहेंगे यह भी शर्त दी गई है कि जैसे मान लो 10 का कुछ कॉम्बिनेशन बनाया गया हो, 10 कानून हो, उन्हीं का एक सीक्वल बनाया गया हो, जिससे एक भी अगर इधर उधर होता है तो उसकी पूरी मूल प्रवृत्ति ही चेंज हो जाती है, उसका अर्थ ही मतलब बदल जाता है, अगर 1-2 उससे जो है शून्य कर दिए जाएँ तो उस कंडीशन में पूरे कानून को रद्द कर दिया जाएगा, यानी शून्य कर दिया जाएगा पूरे कानून को। तो यह मतलब जो है सिद्धांत है पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आया होगा पृथक्करण का सिद्धांत। अब हम लोग जो है देखते हैं अधित्याग का सिद्धांत क्या है। अधित्याग का सिद्धांत। अब अधित्याग का सिद्धांत क्या है, इसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का त्याग कर सकता है। यह सिद्धांत यूएसए में लागू है, लेकिन भारत में नहीं। भारत में अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। जैसे
मान लीजिए वो हमारे संविधान में ही वर्णित है कि जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु अपने को जो है, जैसे मान लो फांसी लगाना चाहे तो फांसी लगाना भी एक जुर्म है, वो अपने अधिकारों को त्याग नहीं सकता। तो जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का त्याग कर सकता है, यह सिद्धांत यूएसए में लागू है लेकिन भारत में नहीं लागू है, ठीक है, तो वो त्याग नहीं कर सकता है। तो अधित्याग का सिद्धांत इसको कहते हैं। जब त्याग नहीं सकता तो अधित्याग हो गया, ठीक। अब दूसरा सिद्धांत देखते हैं, न्याय का प्राकृतिक नियम क्या होता है? लॉ ऑफ नेचर जस्टिस, यानी न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत। देखते हैं न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत क्या है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ नेचर जस्टिस, यानी नेचुरल जस्टिस, ठीक है। यह न्याय का प्राकृतिक प्रदत्त नियम है। यह न्याय की कसौटी की जांच करता है, अर्थात प्रत्येक कार्यवाहियों में इसका पालन अनिवार्य है। इसके अभाव में की गई कार्यवाहियाँ असंवैधानिक मानी जाएंगी। जैसे इसमें दो तत्वों को शामिल किया गया है जो हम बताते हैं आपको हैं। पहला है, प्रत्येक कार्यवाही निष्पक्ष, पक्षपात से रहित और युक्तियुक्त मतलब तार्किक होनी चाहिए। दूसरा क्या है, प्रत्येक पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए। युक्तियुक्त का मतलब उनको पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के प्राकृतिक नियम को, पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के प्राकृतिक नियम को किन आर्टिकलों में निहित किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक नियमों को आर्टिकल 14, 21 में निहित किया गया, मतलब शामिल किया गया है। इसे संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया है। अब इसमें संशोधन नहीं हो सकता। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम लोग एक और नई अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं, विधि का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में रूल ऑफ लॉ। यह एक आंग्ल संकल्पना है। आंग्ल का मतलब ब्रिटिश संकल्पना है। ब्रिटिश विधिशास्त्री इसके जनक माने जाते हैं। डायसी के अनुसार विधि के शासन का अर्थ, देखिए विधि के शासन का अर्थ, विधि की सर्वोच्च अर्थात सभी को अपनी शक्तियों का प्रयोग विधि के अधीन रहकर करना होगा। मतलब कानून के अंतर्गत ही सभी की शक्तियों का प्रयोग हो सकता है। यानी विधि की सर्वोच्चता, मतलब यहाँ पर कानून की सर्वोच्चता ऐसे समझिए, और उससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। यह मतलब जो है धारणा है, मतलब अर्थात इसका मतलब है कि शक्तियों के निरंकुशता का जो है यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। मतलब तुम ऐसा नहीं कि तुम मनमाने तरीके से कुछ भी करने लगो, राजशाही शासन नहीं है, ऐसे मान के चलिए। मतलब जो रूल है वो विधि का है, बाकी किसी का नहीं है। यहाँ पर कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है, ऐसे मान के चलिए, जो संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो पहला हमने जो है डिस्कस कर दिया। अब दूसरा पॉइंट जिसमें है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कुछ शब्द हैं जिनके बारे में बताते हैं जो पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे देखिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है, इसी के तहत बताते हैं हम आपको विधि के शासन के बारे में। इसमें कानून के शासन की बात की गई है, यानी रूल ऑफ लॉ की बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 14 में की गई है। अब इसमें जो लॉ है वो देखिए किस प्रकार से जो है आर्टिकल 14 में इसको जो है व्याख्यान किया गया है, वास्तव में कैसे क्या है। देखिए एक तो होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा क्या होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। यानी हिंदी में अगर समझें तो विधि के समक्ष समता, विधि के
ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गहनता से समझना है। इसको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यानी विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता यानी समता भी कह सकते हैं। और दूसरा वाला इसी के अंतर्गत है, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है। अब देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर से बता रहे हैं कि इसमें विधि के समक्ष समता का शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समता या समानता ब्रिटेन से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रकृति कभी कभी पूछी जा सकती है कि किसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति जो है वो नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। कैसे है बताइए? नकारात्मक वाक्य है और यह सकारात्मक वाक्य है। समान परिस्थितियों में समान कार्य कानून, असमान परिस्थिति में असमान कानून, यानी सकारात्मक वाक्य। ठीक है। इसमें क्या है, जो विधियों का समान संरक्षण क्या है कि समान परिस्थिति में समान कानून और असमान परिस्थिति में असमान कानून। अब जैसे हम लोग समझते हैं किस प्रकार से, जैसे पहले तो हम लोग नकारात्मक वाले में समझ लेते हैं, इसको पार्टीशन कर देते हैं और से समझते हैं। पहले तो इसमें समझते हैं नकारात्मक वाक्य। किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, बल्कि भारत के सभी व्यक्ति नागरिक कानून की नज़र में समान हैं। सब पर समान रूप से कानून लागू होता है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। अब देखिए ये इसमें नई बात क्या है, निगेटिव फिर कैसे हुआ? जब सभी समान है तो फिर निगेटिव कैसे हुआ? निगेटिव देखिए इस प्रकार से हुआ, सभी समान नहीं हैं। राष्ट्रपति के लिए विशेष उपबंध दिया गया है, प्रधानमंत्री के लिए विशेष उपबंध। तो ये क्या है, जो स्पेशल उपबंध किए गए हैं, यह क्या दर्शाता है? नकारात्मक प्रकृति को दर्शाता है। अब देखिए सकारात्मक प्रकृति क्या है? इसमें क्या है, संविधान में अपवाद दिखाई देता है। अपवाद क्या है? आर्टिकल, पहला अपवाद देखते हैं, आर्टिकल 361 में क्या है देखते हैं। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति, राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरा अपवाद देखते हैं, अनुच्छेद 194 के तहत विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। और वहीं तीसरा अपवाद क्या हो सकता है? आर्टिकल 105 में, आर्टिकल 105 के तहत संसद सदस्यों को विशेषाधिकार, विदेशी राजनयिक को विशेषाधिकार। ये देखिए मतलब कोई विदेशी आता है उसके लिए विशेषाधिकार, संसद के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार, संसद के सदस्यों, ठीक है, बाकी समझ लेना, सदस्यों के लिए विशेषाधिकार। तो ये क्या हुआ? ये एक सकारात्मक वाक्य है कि वास्तव में जो है सो है। अब उसमें क्या है, जैसे यानी किसमें? विधि के समक्ष समता में। विधि के समक्ष समता तो है लेकिन वास्तव में समता नहीं है। तो यह हुआ जो है विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता। तो ये आपको समझ में आया। तो दोस्तों ये हम लोगों का जो है टॉपिक समझ लीजिए थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स
एक बहुत विस्तृत टॉपिक है, इसको समझ लिया तो समझ लीजिए संविधान में आपने एक अच्छा खासा पार्ट जो है समझ लिया। तो इसलिए हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता से चलेंगे संविधान को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी की इसमें ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे समझेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में आर्टिकल 15 से स्टार्ट करेंगे। यानी अब हम लोग जो है जैसे धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, उसमें जितने पार्ट हैं उनको भी समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।